Hello aspirants, welcome to our channel. So we have started our series for MPPSC मेंस एग्जामिनेशन और इस सीरीज में हम MPPSC मेंस के हर एक पेपर, हर पार्ट और हर यूनिट को कवर करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे MPPSC मेंस पेपर 2 पार्ट ए यूनिट 3 के सब टॉपिक दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। ना ऑलरेडी हमने इनका नाम कई बार सुना होगा और इनके बारे में हम काफी कुछ ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन मेरा ये काम है कि मैं अगेन मान के चलूंगी कि आपको कुछ भी नहीं पता है और हम बिल्कुल बेसिक से इनके बारे में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इंडिया के लिए इनका क्या रोल रहा है? तो इंडिया की नेशनल यूनिटी के इन्हें अनमैच्ड आर्किटेक्ट कहा जाता है। तो इंडिया को यूनाइट करने के लिए इनसे ज्यादा एफर्ट्स और किसी ने नहीं किए। तो आज हमारा पूरा इंडिया जो यूनाइट है, कई सारे जो प्रिंसली कोर्ट्स मतलब जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, वो इंडिया के साथ आज भी हैं। ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफी ज्यादा उसके लिए एफर्ट्स डाले थे। इसलिए कहा जाता है इन्हें अनमैच्ड आर्किटेक्ट। अनमैच्ड मतलब जिसकी कोई तुलना की ही नहीं जा सकती, जैसे इंसान फिर कभी हमारे इंडिया में आए ही नहीं। अनमैच्ड आर्किटेक्ट ऑफ नेशनल यूनिटी इन इंडिया। इन्हें कहा जाता है बिल्डर ऑफ न्यू इंडिया। तो आज जो हमारा इंडिया है, इसमें जितने स्टेट्स मिले हुए हैं, जितने हमारे पास यूनियन टेरिटरीज हैं, उन्हें इंडिया में मर्ज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी इतनी बहादुरी वाले काम के लिए इन्हें काफी सारे टाइटल्स मिले हैं, जैसे कि आयरन मैन, सरदार और बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ना उन्हें आयरन मैन और सरदार क्यों कहा जाता है ये तो आप इस लेक्चर के एंड तक समझ जाएंगे, लेकिन बिस्मार्क ऑफ इंडिया इसलिए क्योंकि बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनाइट करने का काम किया था और जैसा काम बिस्मार्क ने किया था सेम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया में किया था। तो इंडिया के कई सारे स्टेट्स को इंडिया में मर्ज करने का काम उन्होंने किया था, जैसे बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी के हर एक पार्ट्स को मिला मिलाकर उन्हें एक लार्ज जर्मनी बनाई थी। ओके, ना ये हमारे इंडिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और साथ में पहले होम मिनिस्टर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ओके, तो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पर पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाउ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसलिए क्योंकि काफी सारी कंफ्यूजन थी कि पहला प्राइम मिनिस्टर किसे बनना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू जी को या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। देन महात्मा गांधी जी की मानते हुए हमने जवाहरलाल नेहरू जी को वो पोस्ट दे दी। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए कौन सी पोस्ट बची? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, और पहले होम मिनिस्टर का पोस्ट भी इन्हीं का था। आगे हम बात करते हैं द अर्ली लाइफ ऑफ वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थ हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। ओके, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये महात्मा गांधी जी से 6 साल छोटे थे। तो महात्मा गांधी जी का बर्थ कब हुआ था? 1869, और उसके 6 साल के बाद बर्थ हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। कहाँ हुआ था? तो नाडियाद, गुजरात। तो गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है नाडियाद, वहां पे एक फार्मिंग फैमिली में इनका बर्थ हुआ था। मतलब इनके जो पिताजी थे वो एक फार्मर थे, यानी कि वो जो फैमिली एसिस्टर्स रह चुके थे वो फार्मर्स थे। ओके, ना उनके पिताजी का नाम क्या था? तो झावेर भाई पटेल। माता जी का नाम तो लाडवा देवी। ब्रदर इनके 3 भाई थे, एक था सोमा भाई, नरसी भाई और विठल भाई, और बहन इनकी एक ही थी, दाहेबा। इनकी वाइफ का नाम जावेर बैन। ना इनकी वाइफ और इनके पिताजी का नाम थोड़ा मिलता जुलता है। पिताजी का क्या है? झावेर भाई और भाई, और इनकी वाइफ का नाम क्या होगा? झावेर बैन पटेल। इनके 2 बच्चे थे, एक बेटी थी जिनका नाम था मनीबेन पटेल और एक बेटा था वाध्या भाई पटेल। ओके, तो हाँ ऑब्वियसली अगर आप ये पहली बार रीड कर रहे हैं तो इनके नाम आपको याद करने में थोड़ी डिफिकल्टी जाएगी, लेकिन हम इसको एक आध बार और रिवाइज कर लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो अगेन कब इनका बर्थ हुआ था? 31 अक्टूबर 1875। अगर आपको गांधी जी का बर्थडे याद है तो आप सिर्फ ये याद कर लीजिए कि उनसे 6 साल छोटे थे। ओके, तो 6 साल के बाद इनका बर्थ हुआ था। फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते थे। पापा का नाम था झावेर भाई पटेल, मदर का नाम था लाडबा देवी। इनके भाई थे 3, सोमा भाई, नरसी भाई, विठल भाई। अगेन सोमा भाई, नरसी भाई, विठल पटेल। इसके बाद इनकी जो बहन थी वो एक ही थी, दाहिबा। इनकी वाइफ का नाम था जावेर बेन पटेल। इनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी।
बेटे का नाम था वादिया भाई पटेल और बेटी का नाम था मनीबेन। बढ़ते हैं आगे, उनकी एजुकेशन, इन्होंने पढ़ाई लिखाई कैसे की, तो मेनली क्योंकि फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते थे, तो मोस्टली इनकी जो एजुकेशन थी वो सेल्फ स्टडी के थ्रू हुई थी। तो ज्यादा ये किसी इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंडेंट नहीं थे, तो उन्होंने खुद ही अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट की थी। हाँ, लेकिन उसके बाद अपनी लॉ की स्टडीज करने के लिए, बैरिस्टर स्टडीज करने के लिए कहाँ गए थे, ये लंदन, सेम जैसे कि महात्मा गांधी जी भी गए थे। ओके, वापस ये इंडिया लौटे ऑन 13 फरवरी 1913। महात्मा गांधी जी इंडिया वापस कब लौटे लौटे थे, 1915। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कब लौटे, 1913, 13 फरवरी। उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में रहकर सारा काम किया, अपनी लॉ प्रैक्टिस करी। उसके बाद महात्मा गांधी जी से ही इंस्पायर होते हुए इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में भी अपना पार्टिसिपेशन दिखाया, और उसके बाद फिर ये नेशनल कांग्रेस का भी एक हिस्सा बन गए, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक मेंबर बन चुके थे। ओके, तो उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन मोस्टली सेल्फ स्टडीज की, उसके बाद वो लंदन चले गए अपनी लॉ स्टडीज करने के लिए। 13 फरवरी 1913, अगर आपको मेन ईयर याद रखने की जरूरत है, 1913 में वो इंडिया वापस आ गए। अहमदाबाद में रहते हुए उन्होंने अपनी लॉ प्रैक्टिस कंप्लीट की। महात्मा गांधी जी से इंस्पायर होकर इन्होंने इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी मेंबर बने। फिर आते हैं इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो आज के डेट पे गिनी जाती है, वो है मर्जर ऑफ ऑल द स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स। और वो टोटल कितने थे, 562, 562 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया से मर्ज करने का अकेले काम किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ओके ना, इतनी बड़ी अचीवमेंट क्यों गिनी जाती है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि ब्रिटिश के जितने भी प्रोविंसेस हैं वो तो आज से इंडिया का पार्ट है ही, लेकिन जो प्रिंसली कोर्ट है जहाँ पे आज भी राजा रूल करते हैं, अब ये उनके ऊपर है कि वो चाहे तो आपसे मर्ज हो जाए और चाहे तो वो आजाद रह सकते हैं। तो अब क्योंकि इनको ऑप्शन दे दिया, तो आप सोचिए अगर आपको ये ऑप्शन हो कि आप किसी के अंडर काम करो या आप आजाद हो, तो आप क्या चूज करोगे, आजादी ही चूज करोगे। तो उस कंडीशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए बहुत डिफिकल्ट था उन्हें कन्विंस करना कि वो इंडिया का पार्ट बन जाए, और उन्होंने इन्होंने ये पार्ट पूरी बखूबी निभाया। तो पूरे की पूरी 562 प्रिंसली कोर्ट्स को उन्होंने इंडिया के साथ मर्ज किया। उसमें कई सारे छोटे प्रिंसली कोर्ट थे और कई बड़े प्रिंसली कोर्ट थे। ओके, सबसे लास्ट प्रिंसली स्टेट जो कि इंडिया का पार्ट बना वो था हैदराबाद, और उन्हें इंडिया में मर्ज कर पाना काफी डिफिकल्ट था। और इसमें तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, इनका रोल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, मिलिट्री आर्मी का यूज किया गया था, फोर्स का यूज किया गया था, तब जाके हैदराबाद जो है वो इंडिया का पार्ट बना था। और ये किसके थ्रू बना था, ऑपरेशन पोलो के थ्रू। किसने इसकी लीडरशिप संभाली थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ओके, वो एक बहुत ही बढ़िया लेखक भी थे, इन्होंने काफी सारी किताबें भी लिखी हुई थी, जिसमें से कुछ किताबें हैं पहली पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसमें इंडिया के पार्टीशन के बारे में उन्होंने काफी डिटेल्स दी हुई है। दूसरा है इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी, तो इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी के बारे में उन्होंने काफी सारे डिस्कशन किए हुए हैं, प्रेजेंट में कैसी है वो भी और कैसी होनी चाहिए वो भी। फिर मुस्लिम्स एंड रेफ्यूजीज, मुस्लिम्स और रेफ्यूजीज नाम की भी इनकी एक बुक है, जिनमें उन्होंने जो शरणार्थी होते हैं ना, जब पार्टीशन हो जाता है तो पार्टीशन होने के बाद जो पाकिस्तान वाले एरिया में पहले रहे होंगे वो इंडिया आ गए, या कुछ लोग जो इंडिया वाले रीजन में रहे होंगे या पैदा हुए होंगे वो वहां पाकिस्तान चले गए। तो अब यहाँ पे उनका कोई घर नहीं था ना, वो एरिया वहां का छोड़ के यहाँ पर आए, तो हमारे लिए क्या हो गए, शरणार्थी या फिर रेफ्यूजीज। तो मुस्लिम्स और रेफ्यूजीज के बारे में उन्होंने कुछ लिखा। कश्मीर हैदराबाद की एक बुक लिखी उन्होंने। इसके बाद सरदार पटेल अपने ऊपर एक बुक लिखी, चूजन करेस्पॉन्डेंस। करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्रचार कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मैसेंजर। ओके, तो चूजन करेस्पॉन्डेंस। ओके, तो उन्होंने क्या क्या लिखा, पार्टीशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी, मुस्लिम्स एंड रेफ्यूजीज, कश्मीर एंड हैदराबाद, सरदार द चूजन करस्पॉन्डेंस। अगेन पहली बुक थी पार्टीशन ऑफ इंडिया, सेकेंड थी इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी, तीसरी मुस्लिम्स एंड रेफ्यूजीज, चौथी कश्मीर एंड हैदराबाद, और पांचवी सरदार पटेल चूजन करस्पॉन्डेंस। ओके, इसके बाद वल्लभ भाई पटेल जी थे, उनको जो टाइटल्स दिए गए थे, पहला आयरन मैन, वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही हिम्मत दिखाकर सारे प्रिंसली स्टेट को इंडिया के साथ मर्ज करवाया, तो बहुत उनको उसमें
एफर्ट्स डाले पड़े थे। इसके बाद उनका नाम पड़ा था आयरन मैन। और किसने किसने नाम दिया था? ये महात्मा गांधी जी ने। फिर आता है कि इनको सरदार, अब नाम किसी का सरदार थोड़ी होता है, इनका नाम क्या है? वल्लभ भाई पटेल। तो आगे जो सरदार वर्ड ऐड किया जाता है वो किसने दिया? तो वो बरदोली की विमेन ने दिया था। नाउ क्यों दिया था? बरदोली सत्याग्रह के बाद दिया था। क्या था ये सत्याग्रह, कैसे इसमें वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी भूमिका निभाई, ये हम इसके आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ओके। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, बट कैसे किया गया था? पोस्ट्यूमसली। इसका मतलब होता है कि मरणों उपरांत, मरने के बाद पोस्ट्यूमसली इनको 1991 में भारत रत्न दिया गया था। ओके। फिर आगे बात करते हैं कि सरदार पटेल जी की डेथ कैसे हुई थी। तो इन्हें हार्ट अटैक आया था ऑन 15 दिसंबर 1950। ठीक है, तो ये मुंबई में बिरला हाउस में थे जब इनको हार्ट अटैक आ गया था 15 दिसंबर 1950। ठीक है, जिस साल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था उसी साल इनको हार्ट अटैक आ गया था 15 दिसंबर 1950 बिरला हाउस मुंबई में। ओके। इसके बाद जो इनकी लास्ट राइड्स थी वो परफॉर्म की गई थी मुंबई के ही एक डिस्ट्रिक्ट में, मुंबई के एक इलाके में, दैट इज सोनापुर। तो सोनापुर मुंबई में इनकी जो लास्ट राइड्स थी वो कंप्लीट की गई थी। डेथ कहाँ पे हुई थी? बिरला हाउस में। इनका जो जन्मदिन है 31 अक्टूबर, कब पैदा हुए थे ये? महात्मा गांधी जी से 6 साल छोटे हैं। पैदा कब हुए थे? 1875 में। डेट क्या थी? 31 अक्टूबर। तो ये जो 31 अक्टूबर है, इस दिन को हम क्या मनाते हैं? नेशनल यूनिटी डे। एंड वाई नेशनल यूनिटी डे? क्योंकि इंडिया को यूनाइट करने के पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, तो ये दिन हमने कब से मनाना शुरू किया है? 2014 से। 2014 को क्या हुआ था? तो पहली बार, मतलब अभी जो हमारी बीजेपी पार्टी रूल कर रही है वो पावर में कब आई थी? 2014 में। तो पहली बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो उसी साल को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर को ये घोषित कर दिया गया था। ठीक है, उनका एक मेमोरियल भी बनाया गया है। कहाँ? गुजरात में। उसे हम क्या कहते हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसमें खास बात क्या है कि ये पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, सबसे लार्जेस्ट स्टैच्यू है। क्या है इसकी, कितनी है इसकी हाइट? 182 मीटर्स। ओके। तो इनकी डेथ कब हुई? तो इनकी डेथ हुई थी बिरला हाउस मुंबई में। कब हुई थी? 15 दिसंबर 1950। जिस साल कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था उसी साल 15 दिसंबर को इनकी डेथ हो चुकी थी। इनके जो लास्ट राइड्स थी, अंतिम यात्रा थी, वो मुंबई के सोनापुर एरियाज में हुई थी। फिर सरदार जो वल्लभ भाई पटेल है, उनका जो बर्थ डेट है 31 अक्टूबर, उसको हमने घोषित किया हुआ है नेशनल यूनिटी डे। और कब से मनाया जा रहा है? 2014 से। और इनकी याद में हमने एक स्टैचू बनाया, उसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये स्टैचू कहाँ पर है? गुजरात में। सबसे लार्जेस्ट स्टैचू है 182 मीटर्स का। ओके। फिर हम बात करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से काफी सारे जो एरियाज हैं या प्लेसेस हैं उनको नाम दिया गया है। जैसे नेशनल पुलिस एकेडमी, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो नेशनल पुलिस एकेडमी जो कि हैदराबाद में है, उनका नाम भी किस पर रखा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पर। फिर अहमदाबाद में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नाम भी कैसे रखा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो एक तो हैदराबाद में हमारी नेशनल पुलिस एकेडमी है, वो नेशनल पुलिस एकेडमी का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पर है। अहमदाबाद का एक एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नाम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पर है। अहमदाबाद की खासियत क्या थी उनकी लाइफ में कि अहमदाबाद में जब वो इंग्लैंड से वापस आए थे तो अहमदाबाद में रहकर उन्होंने अपनी लॉ प्रैक्टिस की थी। फिर हैदराबाद का क्या रोल है उनकी लाइफ में? क्योंकि हैदराबाद को सबसे लास्ट उन्होंने मर्ज किया था ऑपरेशन पोलो चलाकर। ओके। इसके बाद हम बात करें कि इनके कई सारे नाम थे, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि आयरन मैन। किसने कहा था इनको आयरन मैन? गांधी जी ने। आर्किटेक्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, इंडिया को मर्ज करने का काम उन्होंने किया था। बिस्मार्क ऑफ इंडिया, क्योंकि बिस्मार्क ने यही सेम काम जर्मनी में भी किया था। फादर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो आईएएस के फादर भी किन्हें कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। बढ़ते हैं आगे। इनके नेशन बिल्डिंग में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं? नेशन बिल्डिंग में मतलब इंडिया को मर्ज करने में, इन्हें यूनाइट करने में क्या क्या एफर्ट्स रहे हैं? तो आज तक उन्होंने इंडिया के लिए क्या क्या किया है? तो पहला खेड़ा सत्याग्रह से उन्होंने स्टार्ट किया अपनी पॉलिटिकल जर्नी। फिर बरदोली सत्याग्रह, फिर फ्रीडम मूवमेंट में, फिर कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग में,
उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स, और उसके बाद आईएएस के फादर भी कहा जाता है। तो आईएएस सर्विसेज को इतना स्ट्रांग बनाने के पीछे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का हाथ है। इसके बाद आता है स्टार्ट कहां से हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह 1918। उसके बाद बरदोली सत्याग्रह 1928 है ये, ठीक है, 28। उसके बाद इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। जब इंडिया फ्री हो गया तो हमारा संविधान लिखने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। जब संविधान लिख चुका था उसके बाद काफी सारे स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स, वो भी मर्ज नहीं हो रहे थे तो उनको भी मर्ज करने का काम किया। और फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के भी फादर इनको कहा जाता है। एक एक करके बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं खेड़ा सत्याग्रह से। तो सबसे पहला इंप्रेशन सरदार पटेल जी का कहाँ था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में 1918, मतलब उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी खेड़ा सत्याग्रह से ही स्टार्ट की थी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, तो ये एक मूवमेंट था फार्मर्स का अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्यों वो नाखुश थे, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है वो उन पर अननेसेसरी टैक्स कलेक्शन या टैक्स लगा रही थी ना। टैक्स से प्रॉब्लम क्या थी कि वहां पर पूरी बहुत भारी बारिश होने की वजह से वहां की सारी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो वहां की पूरी फसल खराब हो चुकी थी। और इसके बाद भी वहां की जो सरकार थी वो उनसे पूरा रेंट वसूल कर रही थी। आधा भी नहीं, या माफ करना तो बहुत दूर की बात है, आधा रेंट भी नहीं, पूरा ही रेंट वसूल कर रही थी। इसके बावजूद कि वहां की सारी क्रॉप खराब हो गई थी, तो फार्मेसी को इनकम हुई नहीं। अब जब इनकम ही नहीं हुई तो आपको रेंट कैसे देंगे, ठीक है। तो उसके बाद भी उन्होंने रेंट माफ नहीं किया था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, खेड़ा सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने फार्मर्स का साथ दिया था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इसको ही कहा जाता है फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वैसे तो 1920 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1918 में, उससे 2 साल पहले जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था उसको नाम दिया जाता है फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ इंडिया। याद रहेगा कब हुआ था, 1918 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी यहीं से स्टार्ट की थी। प्रॉब्लम क्या थी कि ये फार्मर्स का मूवमेंट था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि पूरी फसल बर्बाद होने के बावजूद जो सरकार है वो उनसे पूरा रेंट वसूल करना चाहती थी, ठीक है। अभी वैसे एक रूल था वहां पे, मतलब इंडिया में एक रूल हुआ करता था कि अगर फार्मर्स की जो प्रोडक्शन है वो 6 आना से कम होती है तो सिर्फ हाफ रेंट ही वसूल किया जाएगा ना। 6 आना क्या होता है, अगर मान लो मेरी ये जमीन है और उस पूरी जमीन पे जो मैंने फसल उगाई है वो पूरी की पूरी 100% मुझे प्रोडक्टिविटी मिली है, तो उसे हम कहते हैं 16 आना। 6 आना का मतलब होता है 6/16, है ना। तो 6/16%, तो अगर आप इसको परसेंट में निकालोगे तो ये आपको समथिंग निकलेगा 35% के आसपास। तो वहां पे जो आपकी फसल हुई थी पूरी जमीन पे वो सिर्फ 35% एरिया पे ही हुई थी। तो 6 आना सिर्फ प्रोडक्शन हुआ था, मतलब नहीं, 6 आना अगर उन्होंने रूल बनाया था कि 6 आना अगर प्रोडक्शन होता है तो हम आपसे हाफ रेंट वसूल करेंगे, और अगर 4 आना से कम प्रोडक्शन होता है तो हम आपसे रेंट वसूल ही नहीं करेंगे। तो अगर किसी साल 6 आना से कम प्रोडक्शन हुआ तो फिर हाफ रेंट, और 4 आना से कम प्रोडक्शन हुआ तो रेंट लेंगे ही नहीं। ये इन्होंने खुद ही रूल बनाया था और फिर खुद ही तोड़ दिया। तो रूल बनाया लेकिन जब ये प्रोडक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने रूल अप्लाई ही नहीं किया। ओके। इसके बाद फिर गांधी जी के लीडरशिप के अंदर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे वो गांव गांव जाकर उन्होंने फार्मर्स को कन्विंस किया कि इस बार आप 1 रुपए भी रेंट पे नहीं करोगे। तो उन्हें मनाया कि अब आपको ब्रिटिशर्स की बात नहीं माननी है, क्योंकि हमारी क्रॉप इस बार खराब हो गई है, तो अब चाहे वो कुछ भी कर ले हमें रेंट नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे सत्याग्रह के बाद गवर्नमेंट को भी रियलाइज हुई अपनी गलती, और उन्होंने फिर डिसाइड किया कि आज के बाद से हम गरीबों पे रेंट लगाएंगे ही नहीं। तो जो टैक्स है वो सिर्फ रिच पीपल से कलेक्ट किया जाएगा, गरीबों से कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा। और उसके इस डिसीजन के बाद ही ये मूवमेंट यहाँ पे खत्म हो गया। ओके। तो खेड़ा सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, 1918 में। यहां से सरदार पटेल जी की अपनी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि फार्मर्स नाखुश थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, क्योंकि सारी फसल खराब होने के बावजूद वो पूरा रेट वसूल कर रही थी। उन्होंने खुद ही एक रूल बनाया था कि अगर किसी साल 6 आना से कम प्रोडक्शन होता है तो हाफ रेंट लिया जाएगा, 4 आना से कम होता है तो रेंट नहीं लिया जाएगा। लेकिन फिर खुद ही उन्होंने इस रूल को तोड़ दिया। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने गांधी जी की लीडरशिप के अंदर हर एक विलेज में जा जाकर फार्मर्स को कन्विंस किया कि इस बार आप रेडी रहो कि 1 भी रुपया पे नहीं करना है। जब ये मास मूवमेंट हुआ या प्रोटेस्ट हुआ तो गवर्नमेंट को अपनी गलती रियलाइज हुई, और उन्होंने फिर ये बोला कि अब सिर्फ रिच पर टैक्स लगाया जाएगा, पुअर पे नहीं लगाया जाएगा। मूवमेंट यहीं पे खत्म होता है।
सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बरदोली सत्याग्रह। और ये वही बरदोली है जहां की विमेन ने वल्लभ भाई पटेल को टाइटल दिया था सरदार का। तो इसी मूवमेंट के खत्म होने के बाद ही इन्हें टाइटल मिलेगा सरदार। ओके, ये बरदोली सत्याग्रह 1928 को चलाया गया था। तो 1918 में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह और उसके 10 साल के बाद 1928 में बरदोली सत्याग्रह। तो 10 साल तक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बड़ी आराम किया और 10 साल के बाद वो वापस आए बरदोली सत्याग्रह के साथ। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, तो ये भी एक पीजेंट मूवमेंट ही था। पीजेंट मूवमेंट मतलब एक फार्मर्स का मूवमेंट ही था जो कि गुजरात में हुआ था। गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट बरदोली में हुआ था और इसे भी लीड किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने आर्बिट्रेरीली मतलब मनमर्जी से जो रेंट थे उसको 30% से बढ़ा दिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसको पूरा अपोज किया कि आप ऐसे टैक्स को नहीं बढ़ा सकते। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किया ताकि वो इस मूवमेंट को पूरी तरह से दबा दे, क्रश कर दे, पर वो हुआ नहीं। लास्ट में एक एग्रीमेंट हुआ कि और गवर्नमेंट ने एग्री किया कि वो जो टैक्स उन्होंने बढ़ाया था उसे वो वापस लेती है। जो टैक्स 30% से बढ़ा था उसे उन्होंने वापस ले लिया। इस सक्सेस के बाद वहां की जो विमेन थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल जी को टाइटल दिया था सरदार का और इसके बाद से ही उनको बुलाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर हम बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सरदार पटेल इन द फ्रीडम मूवमेंट। तो स्टार्ट कहां से हुई थी उनकी पॉलिटिकल जर्नी, 1918 खेड़ा सत्याग्रह, 1928 बरदोली सत्याग्रह और उसके बाद अब स्टार्ट होगा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम मूवमेंट। तो सरदार पटेल जो थे उनके जो आइडियल थे वो भी कौन थे, महात्मा गांधी जी। तो उन्हीं से ही इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने नॉन वायलेंस की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। जैसे गांधी जी कहते थे कि कोई भी वायलेंस नहीं करना है, जो भी बात मनवानी है वो शांति से मनवानी है। सेम यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी यही मानना था। तो इसके बाद वो भी इनकी पॉलिसी से बहुत इंप्रेस हुए थे और फिर गांधी जी ने जिस जिस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, जैसे कि फ्रीडम मूवमेंट, स्वराज मूवमेंट, दांडी यात्रा जो कि सॉल्ट टैक्स पर के खिलाफ लगाई गई थी, और इसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सारे ही मूवमेंट्स में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी गांधी जी का पूरा साथ दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनका पहला रोल कहां से स्टार्ट हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह से, 1918। इसके बाद इनको अहमदनगर जो अगेन गुजरात की एक डिस्ट्रिक्ट है वहां का म्यूनिसिपल कमिश्नर बनाया गया था। तो म्यूनिसिपल कमिश्नर कहाँ का बनाया गया था, अहमदनगर का। कब से कब तक, तो 1918 में तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ, 1924 तक ये म्यूनिसिपल कमिश्नर रहे थे, अहमदनगर के। और फिर 1924 को उनकी पोस्ट मतलब इनका प्रमोशन हो गया और फिर क्या बनाया गया, म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट ऑफ अहमदनगर। ओके, और फिर ये कब तक वहां के प्रेसिडेंट रहे, 1928 तक। यहां तक उन्होंने जो भी इंक्रीज टैक्सेस, जो भी सरकार जो रूल्स ला रही थी उनके खिलाफ पूरा प्रोटेस्ट किया। और 1930 में जब वो सॉल्ट सत्याग्रह कर रहे थे तब उनको जेल में बंद कर दिया गया 3 महीने के लिए। ओके, ना सॉल्ट सत्याग्रह क्या था, तो ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट में अपनी मोनोपोली लेकर आई थी, प्लस उस पर टैक्सेस बढ़ा दिए थे। तो पहले तो उन्होंने कहा कि सॉल्ट कोई भी अपने आप से प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता, तो सॉल्ट सिर्फ हम बनाएंगे और आप खरीदोगे। तो अगर आप खुद बना ही नहीं सकते तो आपके पास एक लौता जरिया क्या है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो सॉल्ट बनाएगी वही आपको खरीदना पड़ेगा। तो वो चाहे जितने में भी आपको बेचे आपको उतना पैसा पे करना पड़ेगा। तो पहले तो उन्होंने मोनोपोली लेकर आए और फिर उन पर टैक्स भी बढ़ा दिया। तो उसके ही अगेंस्ट उन्होंने दांडी मार्च किया था, सॉल्ट सत्याग्रह किया था 1930 में, और उसी साल उनको 3 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया गया। ओके, तो अगर हम इनकी फ्रीडम में इनका रोल देखें तो उन्होंने गांधी जी को फॉलो किया था। स्वराज मूवमेंट, दांडी यात्रा, क्विट इंडिया मूवमेंट, हर एक में उन्होंने गांधी जी का साथ दिया था। इसके बाद इनकी जो पॉलिटिकल जर्नी थी वो 1918 से स्टार्ट हुई। फिर वो अहमदनगर के म्यूनिसिपल कमिश्नर बने, फिर उनका प्रमोशन हुआ, म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट बने। उसके बाद 1930 में जब वो सॉल्ट सत्याग्रह कर रहे थे, दांडी मार्च में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद उनको 3 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया गया। इसके अगले ही साल जब वो रिलीज हुए 1931 में, उन्होंने कराची सेशन को प्रिसाइड किया। ये कराची सेशन किसका था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का था। उसके कराची सेशन को उन्होंने प्रिसाइड किया। अगेन उनको कुछ सालों बाद अक्टूबर 1940 में इनको अरेस्ट कर लिया गया। बाकी और भी काफी सारे कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया गया था उस टाइम पर, और इनको भी उनके साथ अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद फिर उनको अगले साल 1941 में छोड़ा गया। तो लगभग 1 साल तक जेल में बंद थे।
इसके बाद 1942 में अगेन इनको जेल में बंद किया गया क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते। तो इनके मेन पार्टिसिपेशन कहाँ पे थे? तो पहले कराची मूवमेंट में इन्होंने लीडरशिप दिखाई, प्रिसाइड किया। कब हुआ था कराची सेशन? तो सॉल्ट सत्याग्रह के ठीक अगले ही साल 1931 में हुआ था। इसके बाद बढ़िया 9 साल तक सब बढ़िया चलता रहा। 1940 में इनको बाकी सारे कांग्रेस लीडर्स के समेत जेल में बंद कर दिया गया। लगभग 1 साल तक वो जेल में थे। 1941 में इनको बाहर निकाला गया। इसके बाद 1942 में अगेन इनको जेल में बंद किया गया क्योंकि ये क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद हम इनके पोस्ट की बात करें तो ये हमारे इंडिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और साथ में इनको मिनिस्टर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स भी बनाया गया था। साथ ही में ये पहले होम मिनिस्टर भी हैं और इनको प्रिंसली स्टेट्स का मिनिस्टर भी बनाया गया था 1947 में। मतलब इंडिपेंडेंस डे के 1 महीने पहले लगभग इनको मिनिस्टर ऑफ प्रिंसली स्टेट बनाया गया था। अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते करते 1 महीने के अंदर अंदर ही मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले इन्होंने सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज कर लिया था एक्सेप्ट 3 स्टेट्स। ओके, तो इनको क्या बनाया गया था? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और साथ ही में मिनिस्टर ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। कब बनाया गया था? तो आजादी से 1 महीना पहले, है ना, जुलाई 1947 को। ना 1 महीने के अंदर अंदर 15 अगस्त 1947 तक इन्होंने सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज कर लिया था। रह गए थे सिर्फ 3 प्रिंसली स्टेट, पहला कश्मीर, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जूनागढ़। ठीक है, इसमें भी जो हैदराबाद था वो सबसे लास्ट में इंडिया में मर्ज हुआ था और उसके लिए भी चलाया गया था ऑपरेशन पोलो, जो हम आगे बात करेंगे। बाकी सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल हो गए थे और ये जो 3 थे वो हुए थे लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद हुए थे, आजादी के बाद हुए थे। अब हम बात करते हैं कि इनकी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में इनका क्या क्या रोल था। तो अभी तक हम क्या बात कर चुके हैं? खेड़ा सत्याग्रह जो कि हुआ था 1918, फिर बरदोली सत्याग्रह जो कि हुआ था 1928, फिर उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, फिर वो अहमदनगर के म्युनिसिपल कमिश्नर बने, फिर वहां के प्रेसिडेंट बने, फिर इनको जेल में बंद किया गया था। इसके बाद फिर उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी जेल में बंद हुए, फिर कराची सेशन किया इन्होंने 1931 में। ठीक है, तो इन्होंने काफी सारा योगदान दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में अपना रोल प्ले किया ना। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में इनको इन सारी कमिटीज का, इन 4 कमिटीज का चेयरमैन बनाया गया था। तो पहली कमेटी कौन सी थी? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कमेटी। तो इनके चेयरमैन थे ये। फंडामेंटल राइट्स कमेटी, प्रोविंशियल अफेयर्स कमेटी और माइनॉरिटीज कमेटी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कमेटी, फंडामेंटल राइट्स कमेटी, प्रोविंशियल अफेयर्स कमेटी और माइनॉरिटीज कमेटी। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हो पीएम फंड कॉन्स्टिट्यूशन या pmfund.con, pmfund.con। तो पी से क्या हो जाएगा? प्रोविंशियल अफेयर्स कमेटी, एम से हो जाएगा माइनॉरिटीज कमेटी, फंड से हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स कमेटी और कौन से हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, पी से प्रोविंशियल अफेयर्स कमेटी, एम से माइनॉरिटीज कमेटी, फंड से फंडामेंटल राइट्स कमेटी और कौन से? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कमेटी। इसके बाद उन्होंने अपनी एक इंटरिम रिपोर्ट सबमिट की थी 23 अप्रैल 1947 में, जहां पे कई सारे हमारे जस्टिफाइड फंडामेंटल राइट्स भी मेंशन थे। उन्होंने अपनी इंटरिम रिपोर्ट कब प्रेजेंट की थी? अप्रैल 1947 में, और जहां पे हमारे पहली बार कुछ फंडामेंटल राइट्स भी इसमें लिखे गए थे। फिर हम बात करते हैं कि इन्होंने इंडिविजुअल की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स सजेस्ट किए थे और इसके लिए उन्होंने उनके फंडामेंटल राइट्स को गारंटी दी थी आर्टिकल 32 के अंदर। 32 में क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट होता है तो वो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो आपको यहाँ वहां जाने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ओके, उन्होंने किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है तो उन्होंने उसके खिलाफ बात की है। उन्होंने बात की है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब अगर आती है तो उसमें ऐसा नहीं कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, काला गोरा हिंदू मुस्लिम के बेसिस पर, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलनी चाहिए। ओके,
सेम वही सारी बातें जो हमारी फंडामेंटल राइट्स में लिखी गई हैं। आर्टिकल 17 में क्या उन्होंने लिखा कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया जाना चाहिए। 18 में उन्होंने टाइटल्स को एबॉलिश किया कि अब आप सिर्फ जो है एकेडमिक टाइटल्स ले सकते हो या मिलिट्री टाइटल्स ले सकते हो, इसके अलावा कोई भी टाइटल जैसे राजा महाराजा ये सब आप नहीं लगा सकते। आर्टिकल 19 में पर्सनल लिबर्टी इंश्योर की गई। ऐसे काफी सारे उन्होंने राइट्स दिए इन योर फंडामेंटल राइट्स, जिसमें आपका फ्रीडम एंड इक्वालिटी को एश्योर किया गया। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। नाउ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये मानना था कि इंडिया में अगर यूनिटी, एकता, इंटीग्रिटी, अखंडता, मतलब इंडिया का कोई भी स्टेट उससे अलग होने के बारे में सोचे ही नहीं, और लोग यहाँ के लोगों को अगर एक ही यूनिटी के धागे में बांध के रखना है तो उनके बीच में एक कॉमन लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है। तो सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और लोगों को एक साथ बांध के रखने के लिए उनके बीच में कॉमन लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम सब लोग एक ही भाषा को समझते हैं, एक ही भाषा में बात करते हैं, तो हमारे बीच में जो क्लोजनेस है वो बढ़ती है। फिर हम कभी एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोचते नहीं है। तो अगर हमारे पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स में यूनिटी, इंटीग्रिटी चाहिए तो उनके बीच में कॉमन लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इंडिया को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया और शेड्यूल 8 पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 और पार्ट 17 में क्या चीजें लिखी गई हैं? द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। और एट प्रेजेंट हमारी कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? तो टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से हिंदी एक है। हिंदी को इस ऑफिशियल लैंग्वेज की कैटेगरी में कब ऐड किया गया था? तो इसे ऐड किया गया था 14 सितंबर 1949 को। और इसीलिए इस 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। ओके, तो शेड्यूल 8 और पार्ट 17 में हिंदी को भी ऐड किया गया। कब ऐड किया गया? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। क्यों ऐड किया गया? क्योंकि सरदार जी का ये मानना था कि अगर हमारे बीच में यूनिटी और इंटीग्रिटी चाहिए तो हमारे बीच में कॉमन लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो हम जानते हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि वल्लभ भाई जी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो रहा है वो यही है कि सारे प्रिंसली स्टेट्स को वो इंडिया में मर्ज कर सके। ओके, तो इंडिया के होम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स होने के नाते उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज कर सके। इसके लिए उन्होंने हेल्प किसकी ली थी? वीपी मेनन की। तो वीपी मेनन कौन थे? उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी थे। तो मेन काम किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। और उनकी हेल्प करने के लिए उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी थे वीपी मेनन। बढ़ते हैं आगे। इस डिपार्टमेंट का या उनका एज अ मिनिस्टर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स उनका काम क्या था? पूरे के पूरे 562 प्रिंसली स्टेट्स को शामिल करवाना इन द यूनियन ऑफ इंडिया। तो कितने प्रिंसली स्टेट्स थे? 562। उसको इंडिया में, इंडिया की यूनियन में शामिल करवाने का उनका टास्क था, जिसमें से 15 अगस्त 1947 मतलब आजादी से पहले पहले सारे प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन हो चुके थे एक्सेप्ट फॉर 3 प्रिंसली स्टेट्स। कौन थे वो? हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़। तो 15 अगस्त से पहले तक तो ये ज्वाइन नहीं हुए थे, हालांकि उसके बाद हमने फिर उनको ज्वाइन करवा ही लिया था। तो बाद में ये कब ज्वाइन हुए? तो बाद में सबसे पहले ज्वाइन हुए थे हुआ था जम्मू एंड कश्मीर। कैसे ज्वाइन हुए थे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करके। तो उस टाइम पे पाकिस्तान के कुछ इन्वेडर्स थे जो कि इंडिया कश्मीर में आ गए थे और वहां पे उन्होंने हमला कर दिया था, अटैक कर दिया था। तो उस टाइम पे जो वहां के महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने इंडिया के मिलिट्री की हेल्प ली थी कि आप हमारी मदद करो ताकि हम पाकिस्तान के इन्वेडर्स को वहीं पे रोक सकें। तो यहाँ पे हमने एक शर्त पे उनकी हेल्प की थी कि आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा। तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था ऑन 26 अक्टूबर 1947। जब हमें आज़ादी मिली सेम ईयर 26 अक्टूबर को उन्होंने एक्सेशन पे साइन किया और उसके बाद से ही जो कश्मीर है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। इसके बाद जूनागढ़ को हमने शामिल करवाया। जूनागढ़ को कैसे शामिल किया? प्लेबिसाइड करके। ना प्लेबिसाइड का मतलब क्या होता है? जूनागढ़ में रह रहे सारे लोगों की वोटिंग करवाई और उन्हें वोट के थ्रू डिसाइड किया कि उनको इंडिया का पार्ट बनना था या नहीं बनना था। तो मैक्सिमम लोगों ने वोट किया, इवन यहाँ की जो वोटिंग गई थी वो 99% लोगों ने वोट किया था कि उनको इंडिया का पार्ट रहना है। तो इसकी वजह से प्लेबिसाइड के थ्रू हमने उसको इंडिया में मर्ज कर दिया। ठीक है, ये भी 1947 में ही हुआ था, बट ये हुआ था इन नवंबर।
और सबसे लास्ट में कौन मर्ज हुआ? हैदराबाद। और हैदराबाद तो मर्ज हो ही नहीं रहा था, 1948 में जाकर वो मर्ज हुआ है। ठीक है, सितंबर 1948 में जाकर ये मर्ज हुआ है। और उसमें भी हमको फोर्स का यूज करना पड़ा, मिलिट्री एक्शन करना पड़ा। ऑपरेशन पोलो के चलाने के बाद जाकर हैदराबाद इंडिया में मर्ज हो पाया। अब इन तीनों को एरियाज को अगर हम मिला दें तो इन सबका जो सारे स्टेट्स हैं, तीनों प्रिंसली स्टेट हैं, वो पूरे इंडिया का 40% एरिया कवर करते हैं। ओके, तो ये सारे नहीं, मतलब ये तीनों नहीं, सारे के सारे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो कुल मिला के 40% ऑफ एरिया कवर करते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। 31 अक्टूबर 2019 को ये सब इंटीग्रेशन को और बढ़ाने के लिए, मतलब ऑलरेडी हमने सारे प्रिंसली स्टेट को मर्ज कर ही लिया था, लेकिन इसमें से जम्मू कश्मीर था ना, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चलती रहती थी कि कश्मीर मुझे चाहिए, कश्मीर मुझे चाहिए। तो फिर फाइनली हमने 31 अक्टूबर 2019 को जो आर्टिकल 370 था और आर्टिकल 35A था, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया करता था, उसको हमने हटा दिया। और इसके साथ ही हमने कश्मीर को इंडिया का ही इंटीग्रल पार्ट बना दिया। और ये हमने कब किया? 31 अक्टूबर को। नाउ वाई 31 अक्टूबर? क्योंकि 31 अक्टूबर ही सरदार जी की बर्थ डेट थी और उन्होंने सारा ये इंटीग्रेशन का काम स्टार्ट किया था। तो उन्हीं की याद में 31 अक्टूबर 2019 को हमने क्या किया? आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हमने एबॉलिश कर दिया, जो कि कश्मीर को स्पेशल राइट्स देते थे, और अब हमने पूरी तरह से उसे क्या बना दिया? इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर हमने क्या किया? कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिया ऑन 31 अक्टूबर 2019। और ये 31 अक्टूबर को क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थ डेट थी। और उसी दिन को हम क्या मनाते हैं? नेशनल यूनिटी डे। ओके, तो यहाँ पर इस करने से अब फर्क क्या पड़ेगा? ये अभी कश्मीर क्योंकि हमारे इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, तो अब वो सारे लॉज जो हम इंडिया में पास करते हैं, वो सारे लॉज अब कश्मीर में भी एज इट इज फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो अब ये करने के साथ ही हमारे इंडिया में पहले कितने स्टेट हुआ करते थे? 29। अब हमने कश्मीर को स्टेट माना ही नहीं है, तो अब कितना हो जाएगा? 28 स्टेट। अब स्टेट नहीं माना तो क्या माना? यूनियन टेरिटरी। तो अब कुल मिलाकर हमारी यूनियन टेरिटरीज कितनी हो गई? 8। तो इससे पहले क्या था? 29 स्टेट्स थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। अब हमने कश्मीर को यहाँ से हटाकर इस कैटेगरी में ले आए, तो स्टेट्स कितने हो गए? 28 और यूनियन टेरिटरीज कितनी हो गई? 8। ओके, तो आज की डेट पर जो कश्मीर है वो हमारी इंडिया की क्या है? यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो ये वही है। सबसे पहले कौन शामिल हुआ था? जम्मू कश्मीर। कैसे शामिल हुआ था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके। किसने किया था? महाराजा हरि सिंह ने। कब साइन किया था? तो 26 अक्टूबर 1947 को साइन करके वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन चुका था। फिर जूनागढ़ में हमें क्या किया? प्लेबिसाइड करवाया। कब हुआ ये? नवंबर को। तो ना करते हुए 9 नवंबर को 1947 जूनागढ़ भी हमारा एक पार्ट बन चुका था। फिर आता है सबसे लास्ट हैदराबाद। इसको मर्ज करने में बहुत टाइम लग गया। कब मर्ज हुआ ये? 1948 सितंबर में। तो 13 सितंबर 1948 को जो मिलिट्री एक्शन के थ्रू, पुलिस एक्शन के थ्रू ऑपरेशन पोलो चलाया गया और उसके बाद जाकर जो हैदराबाद है वो इंडिया में शामिल हुआ। ठीक है, कंक्लूड करते हैं अभी। तो सरदार पटेल जो है उन्होंने कई सारे तरह से इंडिया में कंट्रीब्यूशन दिया है। इंडिया की नेशन बिल्डिंग में उनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। इनकी जो डेट थी, बर्थ डेट थी 31 अक्टूबर, उसे हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए नेशनल यूनिटी डे, क्योंकि उन्होंने हमारी कंट्री को इंटीग्रेट और यूनाइटेड करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और ये हम कब से सेलिब्रेट करते हैं? 2014 से। इसके अलावा गुजरात में हमने इनका एक स्टैचू भी बनाया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, और ये पूरे वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है। कितने मीटर्स का है ये? 182 मीटर्स का। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंस्पिरेशनल सरमन्स ऑफ सरदार पटेल। उन्होंने काफी सारी इंस्पायरिंग बातें भी की हैं। पहली है, उन्होंने कहा था कि इन टफ टाइम्स कॉवर्ड्स फाइंड एक्सक्यूजेस एंड ब्रेव मैन फाइंड वेज। तो जब भी मुश्किल समय आता है तो जो कॉवर्ड्स हैं, जो डरपोक हैं, वो हमेशा ही बहाने ढूंढते हैं, लेकिन अगर आप बहादुर हैं तो आप रास्ते ढूंढोगे। ओके, तो जब भी मुश्किल समय आएगी, आप अगर डरपोक हो तो आप बहाना मार के छोड़ दोगे, पर अगर आप बहादुर हो तो आप उसे लड़ने के रास्ते ढूंढोगे। दूसरा उन्होंने कहा था कि द एनिमीज आयरन में बिकम हॉट बट द हैमर कैन वर्क ओनली बाय स्टेइंग कूल।
कहते हैं ना, कहावत है कि अगर लोहा गर्म हो तो हथौड़ी मार देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि हमारे दुश्मन का आयरन मतलब लोहा गर्म हो गया हो, लेकिन हैमर काम सिर्फ तभी करेगा जब वो ठंडा हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपका दुश्मन गर्म हो चुका है तो आप उसे हरा तो सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आप गर्म मत हो, आप ठंडे रहो। तो हैमर सिर्फ तभी काम करेगा अगर वो ठंडा हो, है ना। अगर आप लिटरली समझो तो अगर ये आपका लोहा अगर गर्म है और हथौड़ा भी गर्म है ना, अगर आप उसे मारोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो हथौड़ा सिर्फ तभी काम करेगा जब वो ठंडा होगा। फिर हम बात करते हैं वी मस्ट लर्न टू टॉलरेट ह्यूमिलिएशन। अगर कोई हमें नीचा दिखा रहा है, कोई हमें इस बेइज्जती कर रहा है, तो हमें उससे डील करने आना चाहिए। ठीक है, तो हम उसे कैसे बर्दाश्त करेंगे ये हमें सीखना पड़ेगा। फिर आता है डोंट एक्सपेक्ट बिग रिजल्ट्स आउट ऑफ शीर एंथुसियाज्म। अगर आपकी हिम्मत कम है, आप बिल्कुल हिम्मत नहीं दिखाते हो, तो उस केस में आपको बड़े बड़े रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। तो बड़े बदलाव छोटी हिम्मत के साथ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। फिर आता है डू नॉट लीव योर लिमिट्स इन स्पीकिंग। जब आप बात करते हो तो बात करते वक्त अपने लिमिट्स को क्रॉस मत करो। गालियां देना सिर्फ डरपोक लोगों का, कायर लोगों का काम होता है। बहादुर लोग गालियां नहीं देते। ओके, तो जब भी आप कुछ बातें कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप कंट्रोल करें, लिमिट रखें अपनी बातों पर, स्पीकिंग पर। फिर हम बात करते हैं सरदार पटेल जी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो सरदार पटेल जी कब का बर्थ हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1875 के बाद, 1875 में। ये गांधी जी से कितने साल छोटे हैं? तो ये 6 साल छोटे हैं। फिर हम बात करते हैं लोकेशन, कहाँ इनका बर्थ हुआ था? तो गुजरात के नाडियाद डिस्ट्रिक्ट में। पिता का नाम क्या था? तो झावेर भाई पटेल। इनसे मिलता जुलता नाम इनकी वाइफ का भी है, झावेर बेन पटेल। इनकी मदर का नाम क्या था? लाडबा देवी। इनको कई सारे निकनेम से बुलाया जाता है, जैसे कि सरदार, आयरन मैन, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, इवन द फादर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसके अलावा इन्होंने काफी सारी किताबें लिखी हैं, जैसे कि भारत विभाजन, इंडियाज पार्टीशन, आर्थिक व विदेश नीति, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसी, या नहीं सॉरी, इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी। फिर आता है मुसलमान और शरणार्थी, मुस्लिम्स एंड रेफ्यूजीज, मुस्लिम्स एंड रेफ्यूजीज। इसके बाद कश्मीर व हैदराबाद, तो कश्मीर एंड हैदराबाद एक नई बुक इन्होंने लिखी है। और इसके बाद आता है सरदार पटेल, चुना हुआ पत्र व्यवहार, जिसे हम कहते हैं सरदार पटेल चूजन करस्पॉन्डेंट। तो पहले हमने जो इंग्लिश में नाम सुने थे, ये उसकी हिंदी में नाम है। भारत विभाजन मतलब इंडियन पार्टीशन। फिर आता है आर्थिक व विदेश नीति, इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी, मुसलमान और शरणार्थी मतलब मुस्लिम एंड रेफ्यूजीज, कश्मीर एंड हैदराबाद, सरदार पटेल चूजन करस्पॉन्डेंट। फिर इनकी डेथ कब हुई थी? तो इनकी डेथ हुई थी 15 दिसंबर 1950। कहाँ? मुंबई के बिरला हाउस में। कैसे डेथ हुई थी? हार्ट अटैक से। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में जितनी चीजें पॉसिबल हो सकती थी वो सारी हमने कवर की हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई भी आपके सजेशंस हो, कोई कंप्लेंट्स हो, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।